नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी। शाम 7:15 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली होगी। बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसदों को फोन। बीजेपी दफ्तर से सभी सांसदों को फोन कर न्योता दिया गया। अनिवार्य रूप से शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने को कहा गया। तीसरी खबर, एनडीए के नेताओं से जेपी नड्डा अमित शाह की मुलाकात। कुछ देर पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी मीटिंग की। बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चा। एनसीपी और शिंदे गुट को एक एक मंत्री पद मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। और कल सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। शाम 5:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस। राजधानी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। 2 दिन ड्रोन पैराग्लाइडर्स उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने 135 सीटें जीती हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा नीट रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला। ग्रेस मार्क्स दिए जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। नारायणपुर दंतेवाड़ा में 4 नक्सलियों को किया गया ढेर। सुरक्षा बलों ने भारी तादाद में बरामद किया हथियार। बड़ी खबर, एनडीए सरकार की शपथ से पहले शेयर बाजार काफी तेजी से चढ़ता है। सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ अपने उच्चतम स्तर 76,693 पर बंद हुआ है। निफ्टी 468 अंक की बढ़त के साथ 23,290 पर बंद हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं कि कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं, वो जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त है, शपथ ग्रहण से ठीक पहले पीएम मोदी ने क्या ब्रेकिंग न्यूज दी है। उन्होंने एनडीए के सांसदों से क्यों कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। दूसरी खबर, पीएम मोदी की तारीफ भी, भाषण में तेवर भी। क्या नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। तीसरी खबर, पीएम मोदी को चंद्रबाबू नायडू का खुला समर्थन, लेकिन आंध्र में मुस्लिम आरक्षण पर कैसे बड़ी टेंशन। चौथी खबर, क्या कंगना रनौत थप्पड़ कांड का दूसरा वीडियो आपने देखा है। कंगना के दर्द पर हल्ला, एयरपोर्ट पर दूसरी महिला से बदसलूकी। और पांचवी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम को नीतीश कुमार का खौफ। सीएम पार, सीमा पार, नीतीश कुमार इतना ट्रेंडिंग क्यों है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आज यह तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर वो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पंडित नेहरू ने 1947 से 1964 तक कुल 4 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी ने 2014, 2019 और अब 2024 में पीएम पद की शपथ लेकर इस सूची में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। हालांकि नेहरू और मोदी में एक अलग बात यह होगी कि नेहरू कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार में 4 बार पीएम बने थे। तब एक वजह यह भी थी कि देश में दूसरी कोई और बड़ी पार्टी या गठबंधन का स्वरूप नहीं था, जबकि मोदी तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली गठबंधन सरकार चलाएंगे। और जब 5 साल गठबंधन सरकार चलेगी तब गठबंधन धर्म के नियमों का पालन भी करना होगा। पीएम मोदी ये धर्म निभाएंगे, इसकी झलक आज ही पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में तस्वीरों और उनके बयानों में देखिए। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में घटक दलों को तवज्जो ज्यादा मिली। प्रधानमंत्री की स्पीच में सिर्फ एनडीए सरकार ही छाई रही। ये खबर हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी पीएम मोदी की होने वाली ताजपोशी पर 5 बड़ी खबरें देखें। नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। टीडीपी, जेडीयू समेत एनडीए के सभी दलों ने उन्हें अपना खुला समर्थन दिया है। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र दे दिया है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और इसके बाद 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। खबरें हैं कि उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल भी उस दिन शपथ ले सकता है। पीएम मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद यह बहस तेज है कि मोदी कैबिनेट में एनडीए घटक दलों की भागीदारी कितनी होगी। एनडीए के कौन कौन से नेता पीएम मोदी के साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज खुद प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए तस्वीर भी साफ कर दी। उन्होंने क्या ब्रेकिंग न्यूज दी है, ये रिपोर्ट देखें। भारत तीसरी बार देश में मोदी सरकार, लेकिन इस बार एनडीए के ज्यादा प्रभाव वाली सरकार। और जब प्रभाव ज्यादा होगा
तो जाहिर है सहयोगी दलों में मंत्री पद और अहम विभाग को पाने को लेकर लालसा भी ज्यादा होगी। हर सांसद चाहेगा कि उसे कैबिनेट में जगह मिले, ऐसे में फर्जी खबरें भी तूल पकड़ेंगी। इसका एहसास पीएम मोदी को भी है, इसीलिए आज जब उन्हें एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया और प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया, तो एक बात मौके पर ही साफ कर दी कि मीडिया में चल रही खबरों पर ध्यान नहीं देना है। देश ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा। किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। पीएम मोदी को ये क्यों कहना पड़ा? मंत्री पद को लेकर कयास क्या लगाए जा रहे थे? चुनाव नतीजों के बाद कैसी खबरें तैरने लगी थी, ये भी सुनिए। कहा जा रहा था कि 16 सांसदों वाली टीडीपी मोदी कैबिनेट में 4 मंत्री पद मांग रही है। इसके अलावा स्पीकर पद पर भी अड़ी है। 12 सांसदों वाली जेडीयू 3 मंत्री पद मांग रही है और रेलवे जैसा अहम मंत्रालय भी चाहती है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी, शिंदे की शिवसेना और बाकी के छोटे दलों की डिमांड को लेकर भी कई तरह की अफवाहें थी। 4 जून के बाद आज इसी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गपबाजी पर ध्यान नहीं देना है, मिलकर देश को चलाना है। आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था। सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो कहां से गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डालकर चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। यानी किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किन सहयोगी दलों को कैबिनेट में कितनी तवज्जो मिलेगी, ये तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। लेकिन सारी चीजें गठबंधन धर्म के नियमों का पालन करते हुए हों, इसकी कोशिशें जरूर शुरू हैं। आज शाम को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक हुई। बैठक में अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह जैसे नेता शामिल हुए। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में पोर्टफोलियो को लेकर आपस में चर्चा हुई। और अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। शिंदे और शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी को एक मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है। बाकी दलों की सरकार में पोजीशन पर तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी के ब्रेकिंग न्यूज वाले बयान से क्लियर है कि वो मंत्रिमंडल के चयन में सरप्राइज देने वाले हैं। इस तरह से वो पहले भी चौंकाते रहे हैं। हालांकि इस बार ये सरप्राइज एनडीए सरकार को ध्यान में रखकर ही दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार एनडीए सरकार को प्रमुखता देकर 5 साल देश चलाएंगे। इसकी झलक पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में दिखी है। सबसे पहले मंच की तस्वीर देखिए। इस कतार में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के सिर्फ 3 नेता ही दिखाई देते हैं, जबकि सहयोगी दलों के 9 नेताओं को जगह मिली है। बीजेपी के सिर्फ 5 नेताओं ने भाषण दिया, जबकि 9 सहयोगी दलों के नेताओं को भाषण देने का मौका मिला। इसमें 1 सीट वाले अजीत पवार, अनुप्रिया पटेल और जितन मांझी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने सबसे अंत में एनडीए सांसदों को संबोधित किया। उनका पूरा भाषण 73 मिनट का था। इस दौरान उन्होंने करीब 33 बार एनडीए शब्द का इस्तेमाल किया, 6 बार इंडी गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी सरकार या मोदी सरकार का प्रयोग 1 बार भी नहीं किया। लगातार 10 वर्ष 12 दिनों तक बीजेपी के
बहुमत पर प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी आज गठबंधन धर्म के प्रभाव में दिखे। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला संसद भवन से निकलकर सीधे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर रुका। पीएम मोदी ने उनसे मिलकर एनडीए सरकार चलाने का आशीर्वाद मांगा। तुरंत बाद वो बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर पहुंचे, उनसे मिलकर आशीर्वाद दिया। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एनडीए की नई परिभाषा गढ़ी, नया नाम दिया, एनडीए को न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, इंस्पिरेशनल इंडिया कहा, और जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थके, उसके बाद सियासत ने जन्म लिया है। कांग्रेस ने इसे नीतीश नायडू अलायंस का नाम दिया है, बल्कि उन्होंने कहा नीतीश डिपेंडेंट अलायंस और नायडू डिपेंडेंट अलायंस, एनडीए। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने 10 वर्षों में एनडीए का नाम नहीं लिया, लेकिन अब एनडीए के नाम का जाप हो रहा है। इतना अटपटा भाषण, खीज इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। असल में कांग्रेस अगर एनडीए को नीतीश नायडू अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस या नायडू डिपेंडेंस अलायंस कहकर बुला रही है, तो इसकी ठोस वजह है पीएम मोदी की इस एनडीए सरकार में इन्हीं दो नेताओं की पार्टियां किंग मेकर बन सकती हैं। सत्ता की चाबी इन्हीं दो दलों के पास है। विपक्ष के शब्दों में कहें तो इनकी बैसाखी से ही इस बार मोदी सरकार चलने वाली है। खासकर नीतीश कुमार के पलटने की उम्मीद विपक्ष को अभी भी बनी हुई है। लेकिन आज जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार ने भाषण दिया, तो अपने अनूठे अंदाज से विपक्ष को जवाब दिया। अपनी बातों से पीएम मोदी को कई बार ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान नीतीश कुमार इशारों में बिहार की बरसों पुरानी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाना भी नहीं भूले। हम ये पूरी खबर दिखाएंगे, उससे पहले पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की आज की खास तस्वीर को देखें। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक तस्वीर तब की है सामान्य नीतीश जब कुमार संसद भवन में नीतीश कुमार से स्पीच देने का आग्रह किया गया। वो चंद्रबाबू नायडू के ठीक बगल में बैठे थे। अपनी कुर्सी से उठे, पीछे से जाने के लिए नायडू अपनी कुर्सी से खड़े हुए, उन्हें रास्ता देने लगे। तब प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और नीतीश कुमार को अपने सामने से जाने के लिए कहा। नीतीश कुमार ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पीएम ने उनसे हाथ मिलाया। फिर नीतीश कुमार भाषण देने के लिए आगे बढ़ गए। इसके बाद दूसरी अनूठी तस्वीर तब दिखी जब नीतीश कुमार अपना भाषण खत्म करके वापस अपनी जगह पर बैठने के लिए आए, तो उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री का पैर छूने की कोशिश की। पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और फिर से उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद नीतीश कुमार अपनी जगह पर बैठ गए। नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में एक बात बरसों से प्रचलित है। नीतीश कुमार सामने क्या बोल रहे हैं, उसी वक्त उनके मन में क्या चल रहा होता है, ये जान पाना मुश्किल है। आज संसद भवन में ऐसा ही उनका एक अंदाज देखने को मिला, जब नीतीश ने पीएम मोदी की तारीफ भी की और जेडीयू के पुराने मुद्दों पर हंसते हुए तेवर भी दिखा दिए। पीएम मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, लेकिन उनके बराबर सुर्खियां नीतीश कुमार ने अपने अनोखे अंदाज से बटोर ली। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी का साथ देने की बात से की। इसके तुरंत बाद बड़ी चतुराई से इशारों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर दी। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे।
बिना मतलब का बात बोल बोल करके। नीतीश कुमार ने इसके बाद विपक्ष पर तंज कसा, कहा कि इंडिया गठबंधन ने अगली बार जो थोड़ी बहुत सीटें जीती हैं वो भी हार जाएंगे। नीतीश कुमार इस दौरान ऐसा जो कुछ भी बोल रहे थे, एनडीए के सांसद उस पर ठहाके लगा रहे थे। कई मौकों पर पीएम मोदी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, लेकिन इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने दूसरी बार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग इशारों में उठा दी। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे। नीतीश कुमार ने अंत में पीएम मोदी से जल्दी सरकार बनाने का आग्रह किया। ये भी कहा कि रविवार की बजाय आज ही शपथ ले लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों ने इसके बाद नीतीश कुमार के बयान को समझने की कोशिश की तो पाया कि नीतीश कुमार ने असल में विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग 2 बार उठाकर एनडीए सरकार में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि पीएम मोदी को 10 साल पुराना किया हुआ वादा 2024 में निभाना ही होगा। असल में किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू की दबाव वाली राजनीति चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से ही तेज है। विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग के अलावा जेडीयू ने ये भी साफ किया कि अग्निवीर का फैसला वापस लेना ही होगा। वो गलत है ना, गलत है तो गलत है, समीक्षा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। तो ये बात आगे भी रखेंगे, लोकसभा में उठाएंगे। वापस लिया जाना चाहिए उसको। ये नहीं कहा, हम तो इसको लोकसभा में प्रश्न के माध्यम से उठाएंगे कि सरकार का क्या रुख है। ये तो एकदम गलत है ना, इस देश का डिफेंस के मामले में। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे विचार, चाहे हम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी होती तब भी बहुत सारे विषयों पर कई बार सरकार सोचती है। आज वो कोई चर्चा नहीं, मुझे लगता है मीडिया में चर्चा ज्यादा है, इसलिए आज केवल फोकस है 5 साल स्थिर निरंतर सरकार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम। दिलचस्प है कि बीजेपी और जेडीयू में टकराव वाले सिर्फ यही 2 मुद्दे नहीं हैं। समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जातिगत जनगणना पर भी दोनों दलों में मतभेद है और नीतीश इन सभी मुद्दों पर विचारधारा से बदल जाएं, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है और शायद इसीलिए उनके पलटने के कयास जब तक लगाए जा रहे हैं। मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है और वैसे उनका नेचर है, इससे भी इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन कब करेंगे, कब पलटी मारेंगे, ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार ने इशारों में दबाव की राजनीति शुरू की तो चंद्रबाबू नायडू ने भी संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी के साथ करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक कुशलता दिखा दी। इस कुशलता के पीछे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छिपा है। केंद्र में तीसरी बार बनने जा रही एनडीए सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की 16 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चंद्रबाबू नायडू आज अपने 16 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एनडीए घटक दलों की बैठक में शामिल हुए। नायडू ने एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। नायडू को मंच पर एनडीए घटक दलों के नेताओं के बीच पीएम मोदी के बगल वाली सीट पर स्थान दिया गया। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले नायडू ने दिल्ली में आवास पर पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। बैठक के बाद नायडू का एक चुनावी वादा दिल्ली के सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगा। यह वादा आने वाले दिनों में बीजेपी की बेचैनी बढ़ा सकता है। यह वादा है आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का। संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी करीबी से एनडीए गठबंधन में मजबूती का संदेश देने की कोशिश की। एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करते वक्त चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की। कहा कि सही समय पर देश को सही नेता मिला है। With a true spirit, always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. चंद्रबाबू नायडू को रणनीतिक चतुराई के लिए जाना जाता है। पुस्तक एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला लिखते हैं
कि जिस तरह से नायडू ने एनटीआर के खिलाफ माहौल बनाया, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि किसे किसके खिलाफ और कब इस्तेमाल करना है। आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए हज यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जहां बीजेपी का समर्थन भी है टीडीपी को। अब भाई देखिए, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो करना चाहते हैं। हर आदमी थोड़े ही मोदी जी की तरह होता है कि मैनिफेस्टो लिख के भूल गए। अब उन्होंने करना है तो कर रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। चंद्रबाबू नायडू के लिए लिखी गई ये लाइनें बीजेपी टीडीपी के बीच बन रहे मौजूदा सियासी रिश्ते पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि एक तरफ टीडीपी बीजेपी के साथ केंद्र में सरकार बना रही है, दूसरी तरफ पार्टी के नेता बीजेपी की लाइन से अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था। माना जा रहा है कि इस वादे की बदौलत ही जनता ने टीडीपी को लोकसभा से लेकर विधानसभा तक जनादेश दिया है। Whatever the manifesto, our manifesto is there, we will implement the manifesto. So I think in our manifesto, our leader has given a promise. To that extent, there won't be any deviation as far as the state is concerned. आंध्र में मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी नेता जो बयान दे रहे हैं, क्या ये नायडू की बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स है? जिस तरह पुस्तक में नायडू के व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया है, क्या नायडू मुस्लिम आरक्षण के लिए सही समय का इंतजार करेंगे और बीजेपी को इसके लिए राजी कर लेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी इसके लिए राजी होगी, क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सरकार के तमाम मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हुंकार भरी। मुस्लिम आरक्षण को गैर कानूनी बताते हुए इसका खुलकर विरोध किया था। अंजू निर्माण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत में शोमैन कहे जाने वाले एनटी रामाराव यानी एनटीआर के दामाद। आंध्र प्रदेश में इनकी राजनीतिक सूझबूझ की मिसाल दी जाती है। प्रदेश में बीजेपी की 3 और टीडीपी की 16 सीटों वाली ऐतिहासिक जीत में इनकी अहम भूमिका रही है। सवाल यह कि बीजेपी टीडीपी के मुस्लिम आरक्षण वाली चुनौती से कैसे निपटेगी, क्योंकि बीजेपी और टीडीपी के रिश्तों के बीच मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा एक दीवार की तरह खड़ा है। टीडीपी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करती है और बीजेपी मुस्लिम आरक्षण को गैर कानूनी मानती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने कैसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, और कैसे बीजेपी के तमाम नेताओं से जब हमने इस पर सवाल पूछा कि आखिर आप ही के सहयोगी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं और आप इसके खिलाफ हैं, तो कैसे असहज हो जाते थे वो। ये रिपोर्ट देखिए। ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बीजेपी और टीडीपी के बीच दोधारी तलवार की तरह है। बीजेपी टीडीपी के नेता इस मसले पर बिल्कुल अलग सोच और विचारधारा रखते हैं। आंध्र प्रदेश में जब बीजेपी, टीडीपी और जन सेना पार्टी ने साझा घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें मुस्लिम आरक्षण का जिक्र नहीं था। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बीजेपी ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का विरोध किया, तब इस मुद्दे का शोर आंध्र तक पहुंचा और इसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का सुर बीजेपी से बिल्कुल उलट हो गया। I'm not saying reservations you remove. Be clear. That alone cannot empower them in all angles. मुस्लिम आरक्षण पर चंद्रबाबू नायडू का रुख आपने देखा। अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मुस्लिम आरक्षण पर नजरिया सुनिए। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा,
नहीं देने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये हमने तय किया। अब 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। टीडीपी एनडीए सरकार की अहम पार्टनर है। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी हो या टीडीपी, किसी न किसी को मुस्लिम आरक्षण पर अपना स्टैंड बदलना होगा, वरना गठबंधन की गाड़ी बीच सफर में हिचकोले खा सकती है। संसद के सेंट्रल हॉल में जितने ट्रेंडिंग मोदी, नीतीश और नायडू हुए, उतनी ही चर्चा दक्षिण के एक और नेता की रही, और वो है दक्षिण के सुपरस्टार, और पीएम के शब्दों में कहें तो वो पवन नहीं, आंधी है। दक्षिण भारत ने सिनेमा के साथ सियासत में भी कई सुपरस्टार्स दिए हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की राजनीति का नया सितारा हैं। टीडीपी के साथ जनसेना पार्टी का भी बीजेपी को समर्थन है। आज एनडीए घटक दलों की बैठक में पवन कल्याण भी शामिल हुए। पवन कल्याण ने भी एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया। पवन कल्याण के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये पवन नहीं, आंधी है। पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सिनेमा की पिच से संसद के सेंट्रल हॉल तक पवन कल्याण के सफर की एक रील। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। We really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. पवन कल्याण के लिए यह मौका डबल खुशी का है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पवन कल्याण की जनसेना पार्टी जेएसपी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ती है। सभी 21 सीटों पर विजय प्राप्त की। पवन कल्याण खुद पीथपुरम सीट से विधायक चुने गए हैं। लोकसभा के चुनाव में जेएसपी, टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन था। जेएसपी को 2 सीटों पर लड़ने का मौका मिला और दोनों सीटों पर ही जेएसपी ने जीत का परचम लहराया। इतने दमदार आगाज के साथ जब पवन कल्याण आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो पीएम मोदी ने कह दिया कि ये पवन नहीं, आंधी है। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण की तारीफ में जब कहा कि ये पवन नहीं, आंधी है, उस वक्त जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण पीएम मोदी के बगल में ही बैठे थे। पीएम मोदी ने उनके तरफ इशारा करते हुए ये बातें कही। आंध्र, मैं अबू बाबू को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरिकली ये सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवीय की विकास की जो जिजीविषा है, उसका प्रतिबिंब है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी के गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत ने राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले पवन कल्याण को धमाकेदार एंट्री दी है। पवन कल्याण ने एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू के साथ पीएम मोदी को तिरुपति बालाजी की तस्वीर और बाकी उपहार देकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करते हुए पीएम की तारीफ में कसीदे पढ़े। Fortunate and grateful for giving this opportunity
to be here. It started in 2014 in the same place. And Honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country, our country will never bow down to anyone, sir. लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पवन कल्याण का एक वीडियो बहुत वायरल है। वीडियो में पवन कल्याण का हैदराबाद के घर में जबरदस्त स्वागत हो रहा है। वो अपने भाई और दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। चिरंजीवी माला पहनाकर गले लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। चिरंजीवी के साथ उनके बेटे और अभिनेता रामचरण भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पूरा परिवार साथ में केक काट रहा है और जीत का जश्न मना रहा है। राजनीतिक जगत में पवन कल्याण की एंट्री फिल्मी पर्दे पर किसी हीरो से रेखी रही है। सिनेमा के एक्टर के सामने अब चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। केंद्र में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के बहुमत से दूर रहने की सबसे बड़ी वजह यूपी में पार्टी की सबसे बड़ी हार है। इस हार की वैसे तो कई वजह सामने आ रही है, लेकिन एक वजह जिसकी सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है, क्या पार्ले जी बिस्किट ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल खराब कर दिया? क्या 5 रुपए में मिलने वाले पार्ले जी के दम पर समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब रही? आखिर ये राजनीति का बिस्किट दांव कौन सा है? ये रिपोर्ट देखें। बताओ, पहले कितना बड़ा आता था और अब कितना बड़ा आ रहा है, इसलिए सावधान रहना। 2024 के नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों में नफा नुकसान को लेकर गहन चिंतन और मनन का दौर चल रहा है। जीतने वाली पार्टियां जश्न मना रही हैं, तो हारने वाली पार्टियों के नेता बंद कमरे में हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी में बीजेपी के लचर प्रदर्शन के कई कारण हैं, जिनमें कैंडिडेट सिलेक्शन, भीतरघात, संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं। लेकिन एक बड़ी वजह और है जिसको बीजेपी अब समझने लगी है। ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल अखिलेश यादव ने अपनी हर रैलियों में खूब किया और भुनाया। अखिलेश यादव ने पार्ले जी बिस्किट के छोटे पैकेट के जरिए महंगाई का बड़ा मुद्दा उछाल दिया और सीधे आम लोगों को इससे कनेक्ट किया। कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है पार्ले जी का? 5 का हम अपने साथी को धन्यवाद देंगे। बताओ, पहले कितना बड़ा आता था और अब कितना बड़ा आ रहा है, इसलिए सावधान रहना। ये बीजेपी वाले इतनी महंगाई बढ़ा देंगे कि बाद में आपको एक ही बिस्किट का पैकेट मिलेगा। अखिलेश यादव ने 5 रुपए के पार्ले जी बिस्किट के जरिए न केवल महंगाई की ओर लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि इसी छोटे पैकेट को दिखाकर किसानों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। किसान भाई भी जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से चोरी कर ली। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं, तब हमें पता लगता है इन्होंने बाजार में जिन साथियों ने कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा, उन्हें याद होगा पहले बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। अखिलेश यादव ने किसानों की बोरी से जिस चोरी की बात की, दरअसल वो उनको मिलने वाली खाद का जिक्र कर रहे थे। यानी बिस्किट के एक छोटे पैकेट से उन्होंने महंगाई और किसान दोनों को साधने की कोशिश की। पार्ले जी बिस्किट गांव के गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक के लोग खाते हैं। ऐसे में महंगाई की पार्ले जी से तुलना कर उन्होंने आम लोगों के मन में महंगाई को स्थापित कर दिया। यह मुद्दा समाज में अंतिम पायदान से जुड़े व्यक्ति के दिल को छू गया। पार्ले जी भारत का पसंदीदा बिस्किट है जो 85 साल पहले बाजार में आया था। जाहिर है इतने पुराने ब्रांड को अखिलेश यादव ने भुनाकर बीजेपी ब्रांड को मात दे दी।
अखिलेश यादव का पार्ले जी दांव काम कर गया, लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ कांड के बाद अब एक नया विवाद जुड़ गया है। कंगना की थप्पड़ का वीडियो तो नहीं आया, लेकिन कंगना के बिल्कुल पास खड़ी एक महिला के साथ बदसलूकी हुई। कंगना के पीछे खड़े एक शख्स ने उसे थप्पड़ मारा। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दूसरी महिला को मारने वाला शख्स कौन था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई बदसलूकी के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीआईएसएफ ने आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड करने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, तो वहीं कंगना आज एनडीए के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची। एक तरफ कंगना संसद भवन में एनडीए के सहयोगियों से मिल रही थी, तो दूसरी तरफ आरोपी कुलविंदर कौर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। लेकिन इस सब से अलग सोशल मीडिया में एक दूसरी बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिर्फ कंगना ही नहीं बल्कि एक और महिला के साथ थप्पड़ कांड हुआ। इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कंगना के साथ उनका बैग लेकर कोट पैंट में खड़ी एक महिला को कंगना के एक साथी ने भी थप्पड़ मारा था। दावा किया जा रहा है कि हिमाचली टोपी में खड़े कंगना के साथी ने महिला को पीछे से मारा और फिर गुस्से में सवाल करते देखे जा सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इस दूसरे थप्पड़ कांड पर भी लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद जब कंगना सामने आई तो उन्होंने सिर्फ अपने साथ हुए थप्पड़ कांड का जिक्र किया। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो हैं वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। कुलविंदर कौर को सजा मिलेगी तो दूसरे थप्पड़ मारने वाले शख्स को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कंगना के लिए महिला सम्मान की बात तो दूसरी महिला के लिए क्यों नहीं? लोग वीडियो में थप्पड़ मार रहे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि आरोपी कुलविंदर कौर का कहना है कि वो कंगना के किसान आंदोलन पर दिए बयान से आहत थी। वहीं इस घटना के बाद किसान नेताओं ने आरोपी कुलविंदर कौर का समर्थन किया है। मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक वो महिला सामने नहीं आई जिसे हिमाचली टोपी पहने शख्स ने पीछे से मारा था। कंगना रनौत के साथ हुए थप्पड़ कांड के बाद बॉलीवुड की चुप्पी से कंगना भड़क गई हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, राफा को सपोर्ट करने वाले गैंग, जब आप किसी पर हमले का जश्न मनाते हैं तो याद रखना कभी ये आपके साथ भी हो सकता है। हालांकि कुछ देर बाद कंगना ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये पोस्ट वायरल हो गया। इसके कुछ देर बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई रिएक्शंस आए। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने लिखा है, ऐसी दुनिया में जहां पब्लिक की जांच काफ़ी कठोर है, ये याद रखना ज़रूरी है कि महिलाएं भी इंसान हैं, सिर्फ उनके मशहूर होने से उनका अपमान करना गलत है। इसके बाद सिंगर मीका सिंह ने भी कंगना को थप्पड़ मारने की घटना का विरोध किया। मीका ने लिखा है कि हम पंजाबी सिख कम्युनिटी के लोग पूरी दुनिया में अपनी सेवा के लिए मशहूर हैं। कंगना के साथ एयरपोर्ट पर हुई घटना के बारे में सुनकर बुरा लगा। जबकि ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया ने लिखा है कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब कहाँ थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। वहीं म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने आरोपी कुलविंदर कौर को नौकरी का ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो काम करना चाहेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके पास नौकरी हो, लेकिन इस पूरी घटना के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। 1 मिनट में आप देखिए सियासी बयानबाजी। कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जवान है ये सब, ये किसान परिवार से आते हैं, वर्दी पहन रही हैं, पोस्टिंग पे है, तो नहीं करना चाहिए। ये पॉपुलैरिटी गेन करने का और इसके जरिए ये बताने का कि हम क्या हैं, ये बहुत गलत है। सीआईएसएफ की जवान ने जिस प्रकार से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, उस घटना की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका नहीं है सभ्य समाज का। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी के घर पहुंचकर राहुल, सोनिया और प्रियंका से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव से जुड़े कई दिलचस्प किस्सों पर की बातें। कांग्रेस ने जारी किया पूरा वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर की मुलाकात। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले उनसे लिया आशीर्वाद। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। बोले, जिन्होंने 10 साल से संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज उसी संविधान को माथे से लगाया। कांग्रेस नेताओं ने शरद पवार के घर जाकर की मुलाकात। कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला, वर्षा गायकवाड़, सुनील केदार, श्याम कुमार बर्वे और असलम शेख ने चुनाव के बाद की सद्भावना मुलाकात। और मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। सभी केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस नेता वल्लभ नैनी वामसी के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। टीडीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। आज शाम को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। बैठक में अमित शाह, अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता शामिल। मुंबई के मातोश्री में उद्धव ठाकरे से विजयी सांसदों की मुलाकात। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वेडेट्टीवार और महाराष्ट्र कांग्रेस इंचार्ज भी पहुंचे।